नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। दोस्तों आज हम न्यायपालिका के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जहां हम न्यायपालिका से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार कह लीजिए, उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। पहला क्या क्वेश्चन रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा वो न्यायिक सक्रियता रहेगी कि न्यायिक सक्रियता से हम क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत कब से होती है, इसके क्या फायदे थे, क्या इसके नुकसान है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के हमारे सामने 5 क्षेत्राधिकार हैं। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा आप कह सकते हैं आपका रिट संबंधित अधिकार, तीसरा आपका है अपीली, चौथा आपका सलाहकारी और पांचवा हमारा रहता है यहाँ पे विशेषाधिकार। तो हमने देखे 5 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार का मतलब है कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी बातें रख सकता है या कार्य कर सकता है। पहला है मौलिक अधिकार। यहां पर मौलिक अधिकार का मतलब हमारे 6 मौलिक अधिकारों की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के जो 6 मौलिक अधिकार है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार जो पहला है वो कहता है भैया कि केंद्र और राज्य के बीच में यदि कोई विवाद होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। यदि राज्यों के बीच में, यदि 2 राज्यों के बीच में भी कोई विवाद होगा तो उसको भी सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। वर्तमान में दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच में अगर टेंशन बनी, वैसे बनती रहती केजरीवाल और मोदी के बीच में, तो इसका निपटारा भी कौन करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और भूतकाल में भी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु और केरल, आपका जो कर्नाटका है, दोनों के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद था, इसको भी निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं से करता है। रिट संबंधित अधिकार का मतलब है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में 5 रिट की व्यवस्था है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है निषेध आदेश, चौथा है अधिकार परीक्ष और पांचवा है आपका उत्प्रेषण रिट। दोस्तों यहां मैं आपको रिट नहीं बताने वाला हूं, यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिट जारी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कब कब करता है, जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। किसका हनन होता है, मौलिक अधिकार का। मतलब हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है, यदि उनका हनन होगा तो इसका निपटारा कौन करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति में देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां भी सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा, उस विवाद को सुलझाएगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा। तीसरा है आपका अपीली अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीली अधिकार होता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतें मतलब अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके फैसलों पर, मतलब जो फौजदारी और आपको दीवानी, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फौजदारी का मतलब होता है लूटपाट, मार या मर्डर जैसे, अपहरण जैसे केसेस होते हैं। दीवानी मतलब जमीन जायदाद या पैसे से संबंधित केस होते हैं। तो ये जो दोनों दीवानी और फौजदारी है, इसका जो निपटारा है कहीं ना कहीं से जो निचली अदालतें अगर अपील करती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई कर सकता है अपीली के तहत, निचली अदालतों के कहने पर। देखिए यहां सलाहकारी है चौथा। सर्वोच्च न्यायालय का जो चौथा है सलाहकारी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है जनहित, जो कार्य जनता के हित के लिए किए जाते हैं, संसद द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उस पर अपना एक सलाह देने का अधिकार भी है। मान लीजिए जनहित जो मामले हैं, जनता से जुड़ा अगर कोई मामला है या कोई कानून बनाया जा रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय की भाई जनता के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं इसमें इस पक्ष को भी शामिल किया जा सकता है, वहां पर हमारा न्यायपालिका कार्य करता है। पांचवा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि विशेषाधिकार। अच्छा, विशेषाधिकार क्या होता है, मान लीजिए अगर निचली अदालतें कोई अपील करती हैं किसी केस को लेकर, आप किसी अदालत से सहमत नहीं है, आप अधीनस्थ न्यायालय से सहमत नहीं है, आप जिला न्यायालय से सहमत नहीं है, आप उच्च न्यायालय से सहमत नहीं है, तो आप निचली अदालतों के फैसले अगर सहमत नहीं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन कर सकते हैं, स्पेशल पिटीशन, कि भैया आप इस मामले की सुनवाई करिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उस सेंस में भी आप ये 5 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न बनता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है। दोस्तों न्यायिक सक्रियता जो भारत में शुरू होती है वो 1979 से शुरू होती है। कब से शुरू होती है, 1979 से। 1979 से क्या होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो जनहित से जो मामले हैं, जुड़े मामले हैं, उस पर जो सुनवाई है करना प्रारंभ कर देती है, शुरुआत कर देती है। और विशेषकर जो जनहित याचिका शुरू होती है, गरीब पिछड़े वर्ग जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये
एक मतलब व्यवस्था कर दी गई कि यदि वो केस नहीं लड़ सकते तो उनके लिए समाज का कोई अन्य व्यक्ति, कोई संगठन, कोई सरकारी संगठन, कोई भी उनके लिए केस लड़ सकता है और उनको न्याय दिला सकता है। इस प्रकार की जो भारत में व्यवस्था है वो 1979 से शुरू होती है, जिसमें न्यायाधीशों ने बहुत अच्छी सक्रियता दिखाई और न्यायाधीशों ने फैसले सुनाने शुरू कर दिए वहां पर। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि न्यायिक सक्रियता के लाभ और हानि दोनों हुए। मतलब जहां हमने बात करी कि न्यायिक सक्रियता में समाज का ऐसा कोई वर्ग विशेष जो पिछड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, जो अपने लिए केस नहीं लड़ सकता, समाज को कोई अन्य व्यक्ति, संगठन, सरकारी संगठन उनके लिए केस लड़ सकता है, अपील कर सकता है। लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखने को मिले। देखिए यहां पर लाभ क्या हुआ कि समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को न्याय मिलना शुरू हुआ, न्याय का दायरा बढ़ गया, क्योंकि अभी तक न्याय उनको मिलता था जो लोग जागरूक थे न्याय से मतलब कानून से संबंधित, लेकिन अब सबको मिलना शुरू हो गया। देखिए हानि क्या हुई, जब न्यायपालिका सक्रिय हो गई तो न्यायपालिका पर बोझ बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। देखिए दोस्तों, अभी तक वही लोग केस कर रहे थे जिन्हें जानकारियां थी कि भैया क्या मेरे साथ मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं इसके तहत केस करूंगा, मुझे या पैसे वाला व्यक्ति है। लेकिन अब क्या हुआ कि गरीब पिछड़ा वर्ग जो केस नहीं भी लड़ सकता उसके लिए कोई कर रहा है। जब उसके लिए कोई कर रहा है तो न्यायपालिका पर जो केसेस थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब संख्या बढ़ जाने की वजह से न्यायपालिका सही से काम नहीं कर पा रही, तो यहां पर भी एक समस्या आई। मतलब सकारात्मक और इसके नकारात्मक प्रभाव दोनों देखने को मिले। तीसरा हम एक और प्रश्न कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपका है न्यायिक पुनर्वलोकन। क्या है दोस्तों? तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है कि यदि मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, संसद द्वारा बनाए गए कानून पर जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसकी समीक्षा करती है उस कानून की। यदि वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। दोबारा लिखता हूं मैं क्वेश्चन, इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर रहेगा संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना तथा संविधान के अनुरूप ना होने पर असंवैधानिक घोषित कर देना। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने आंसर लिख दिया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना तथा संविधान के अनुरूप ना होने पर असंवैधानिक घोषित कर देना। इसका मतलब यदि कानून जो संसद ने बनाया है वह जनता के हित के लिए नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको न्यायपालिका हमारी इसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो यहां हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, केशवानंद भारती केस क्या है? केशवानंद भारती केस। दोस्तों, केशवानंद भारती केस की जो विशेषता है हम वो जानेंगे थोड़ा सा। ये 1973 में 1973 में शुरू हुआ और इसमें एक फैसला सुना दिया गया कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें विशेषकर बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ लिया कि केशवानंद भारती केस क्या है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है केशवानंद भारती केस क्या है, आप आंसर दीजिए। 1973 में हुआ यह केस, जिसमें केरल सरकार के बीच में और केशवानंद भारती एक मठाधीश थे, मठ के धीश थे, उनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है संपत्ति को लेकर। यह केस न्यायालय में जाता है। न्यायालय में इस केस से संबंधित कुछ फैसले दिए जाते हैं। फैसला क्या दिया जाता है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब संविधान की जो बुनियाद जिन चीजों पर टिकी है उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बुनियादी ढांचे से अलग रखा गया। ये कह दिया गया, ये फैसला सुना दिया गया
कि जो संपत्ति का अधिकार है वह बुनियादी ढांचा नहीं है, उसे अलग रखा जाएगा। तो इसमें यह फैसला भी सुना दिया गया था और इसी कारण आपको याद होगा कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में अलग कर दिया गया था। इस प्रकार से यह व्यवस्था है। एक बार हम दोबारा सारे डिस्कस कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। पहला क्षेत्राधिकार है मौलिक, दूसरा है रेट संबंधित, तीसरा है अपीली, चौथा है सलाहकारी और पांचवा है विशेषाधिकार। मौलिक में था केंद्र राज्य के बीच में विवाद को सुलझाना, रेट में आपका था हमारे मौलिक अधिकारों रक्षा करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी समस्या का निपटारा करना, अपीली में निचली अदालतों द्वारा अपील जो की जाती है उससे संबंधित जो न्यायपालिका है फैसला सुनाए, सलाहकारी में राष्ट्रपति को सलाह न्यायालय देगा कि भाई जनता से जुड़े जो मामले हैं उस पर इस तरह से कानून भी बनाए जा सकते हैं। विशेषाधिकार में यह कहा गया है कि अगर निचली अदालतें सर्वोच्च न्यायालय से अपील करती हैं किसी फैसले को लेकर तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई कर सकता है। न्यायिक सक्रियता हमने बात कर ली कि न्यायिक सक्रियता से हमारा अभिप्राय है 1979 में शुरू होता है और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ऐसे जनहित के मामले, ऐसे जनहित के केस आने शुरू हुए जिसमें जो लोग सक्षम नहीं थे उनके लिए समाज के अन्य वर्ग या निजी व्यक्ति सरकारी संस्थाओं ने केस करना शुरू किया और जनहित को मतलब जनता को बड़े से बड़े स्तर पे न्याय दिलाना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। इसके फायदे नुकसान दोनों थे। समाज के सभी वर्गों तक न्याय मिलना शुरू हुआ, पिछड़े वर्गों को न्याय मिला, ठीक है, मतलब दायरा बढ़ा न्याय का। और लास्ट में हमने बात की थी बोझ की, मतलब कि नकारात्मक क्या हुआ, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ गया। हमारा एक क्वेश्चन था न्यायिक पुनर्लोकन क्या बोलता है, पुनरावलोकन क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगा। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं बनाए गए हैं, गलत हैं, कुछ में त्रुटि है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले में कहीं ना कहीं उस कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर देगा। लास्ट में हमने क्वेश्चन किया, सबसे हमारा लास्ट महत्वपूर्ण, केशवानंद भारती केस क्या है। हमने बताया 1973 में शुरू हुआ। इसमें एक बात यह थी कि भाई केशवानंद भारती एक मठाधीश था, केरल की बात है, दोनों के बीच में विवाद होता है संपत्ति को लेकर। सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला सुनाता है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बुनियादी ढांचे से अलग कर दिया गया। इस प्रकार से हमारी न्यायिक व्यवस्था ने कार्य किया। तो आशा करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।